So hello everyone, I am again on the GST revisions lecture series. My GST revision lecture number 3 आपकी स्क्रीन पर सामने चार्ट दिख रहा होगा और मैं आपसे ये कह दूं कि आपके जो जीएसटी के रिविजन लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आपको अगर मिले हैं तो आपने भरपूर उसका एक तरह से फायदा आपको मिला होगा उस रिवीजन लेक्चर्स का जीएसटी रिवीजन लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2. So this is my third video on GST revisions lecture number 3 or we have completed right now. We have first completed the introduction of the GST, that is the basic introduction, and the second one lecture is that is called the supply. मैंने supplies के terms के ऊपर आपको डिस्कशन करा दिया था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर, इंक्लूड्स विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, और विदाउट कंसिडरेशन मैंने अभी नहीं पढ़ाया था. विदाउट कंसिडरेशन में एक तो शेड्यूल 1 है और सेक्शन 7(1)(a) की पिक्चर हमने क्लियर कर दी थी. आपको दिखा दूं मैं स्क्रीन पर, तो सेक्शन 7(1)(a) में हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया था. ये पूरी पिक्चर्स हमने क्लियर करी थी, ये पूरा का पूरा कंटेंट हमने डिस्कशन किया था. तो ये मेरा है, एक एक चीज मैंने आपको गुड्स सर्विसेज और आपकी कंसिडरेशंस और बिजनेस को लेकर के मैंने आपको डिस्कशन कराया था. अगर आपको अभी भी अगर वो लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का. और रही बात उसकी कि आप व्हाट्सएप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा इंटर लेवल पर, तो सीए इंटर लेवल पर हमने ग्रुप बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा. तो सेक्शन 7(1)(a) के अंदर जो टर्म्स थी वो सारी डिस्कस हुई हैं. आप सेकंड लेक्चर्स को देखेंगे जीएसटी के तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर बी. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 1 बी क्या बोलता है वो मैं आपको बता देता हूं. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी कहता है, ये विद कंसिडरेशन का ही पार्ट है, ध्यान रखना. मैं आपको वापस से एक चीज दिखा देता हूं. ये जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 7(1)(a) दैट इज कॉल्ड, मतलब सप्लाई में विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन दो चीजें होती हैं. 7(1) और 7(2). 7(1) में दो चीजें हैं, विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, दो चीजें आती हैं. तो अभी मैं विद कंसिडरेशन के 7(1)(a) ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. 7(1)(b) हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये कहते क्या है, ये कहता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या बोल रहा है ये, import of goods and services, that is called import of goods or services from any person whether related or not related, whether or not in the course of the business. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका. ये कहता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज, क्या बोल रहा है ये, या तो गुड्स या फिर कोई सर्विसेज अगर आपने इंपोर्ट की है, इंपोर्ट करी है, ध्यान रखना इंपोर्टेशन हुआ है, किससे हुआ है, फ्रॉम एनी पर्सन से हुआ है. यानी कि आप देखिएगा क्या बोल रही है, इंपोर्टेशन हुआ है फ्रॉम एनी पर्सन, यानी कि मतलब चाहे वो रिलेटेड पार्टी हो चाहे वो नॉन रिलेटेड पार्टी हो. क्या हुआ इसका मतलब, चाहे वो रिलेटेड पार्टी हो चाहे वो नॉन रिलेटेड पार्टी हो, चाहे वो वेदर और नॉट इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस. यानी कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर इंपोर्ट करी है, कोई भी गुड्स या सर्विस अगर आपने इंपोर्ट करी है, किसी भी पर्सन से ली है, चाहे वो रिलेटेड पार्टी हो चाहे वो नॉट रिलेटेड पार्टी हो, और चाहे वो बिजनेस पर्पस के हो या पर्सनल पर्पस के लिए हो, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा. तो यानी कि गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम एनी पर्सन, यहाँ पे की पॉइंट रहेगा एनी पर्सन. ठीक है, तो कोई भी हो, चाहे वो रिलेटेड पार्टी हो चाहे नॉट रिलेटेड पार्टी हो, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस पर्पस और द पर्सनल पर्पस. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 7(1) क्लोज नंबर बी इस बात को बताता है. ठीक है, आपकी विद कंसिडरेशन होना चाहिए. यानी मैं इसको अगर पैरे के हिसाब से बताऊं तो ये आपका विद कंसिडरेशन होना चाहिए बस. अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करी है और विद कंसिडरेशन जो इन्वॉल्व है तो सेक्शन 7(1)(b) कहता है कि आपका सप्लाई मान लिया जाएगा. अच्छा, फिर इसके बाद क्या कहता है ये, विदाउट कंसिडरेशन. देखो मेरा सेक्शन 7(1) का क्लोज नंबर जो ए है और क्लोज बी था वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया है कि सेक्शन 7(1)(a) क्या कहता था और 7(1)(b). 7(1)(a) की पूरा लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हैं, 7(1)(b) में मैंने आपको डिस्कस करा दिया है. अब सप्लाई के अंदर हमारे पास कुछ विदाउट कंसिडरेशन भी चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड विदाउट कंसिडरेशन. अब विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस को अगर उसमें कोई कंसिडरेशंस नहीं है, कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस जो कि विदाउट कंसिडरेशन है उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा.
कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो विदाउट कंसिडरेशन है उसको एज पर शेड्यूल वन क्या कहता है कि कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो कि विदाउट कंसिडरेशन हुई है उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अब देखिएगा मैं आपको रेफर कर लेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर नेक्स्ट पेज। क्या लिखा होता है? रेफर नेक्स्ट पेज। तो मेरी समरी नोट्स के हिसाब से रेफर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज जा रहा है और ये नेक्स्ट पेज में देखिएगा शेड्यूल वन आपके सामने दिख रहा होगा। सेक्शन 7(1) का क्लोज नंबर सी ये बोलता है शेड्यूल वन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेक्शन 7(1) का क्लोज नंबर सी कहता है, देखिए क्या बोल रहा है ये कह रहा है फॉलोइंग एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्या बोल रहा है? शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट विदाउट कंसिडरेशन। यानी कि क्या बोल रहा है ये कि अगर आपकी कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस को क्या मान लिया जाएगा? विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल वन आपको ये बता के जाता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस आपकी सप्लाई मानी जाएंगी। अब शेड्यूल वन के आपके पास 4 पैरा है। शेड्यूल वन के कितने पैरा है? 4 पैरा। पैरा नंबर ए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं थोड़ी सी स्क्रीन आपको बड़ी करके दिखा देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा इसको स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिएगा शेड्यूल वन का जो पैरा नंबर ए है वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट ऑन विद द आईटीसीज टू बी टेकन। क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि अगर आपने कोई भी परमानेंट ट्रांसफर किया है ऑफ अ बिजनेस एसेट ऑन विद द आईटीसीज टू बी टेकन, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस एसेट, मतलब पहले बिजनेस को समझिएगा कि मेरे बिजनेस का जो बैलेंस शीट में मेरी एसेट्स होती हैं अगर उसको मैं ट्रांसफर करता हूँ परमानेंटली जिस पर मैंने आईटीसी लिया है, यानी कि अगर मैंने कोई ट्रांसफर किया है एसेट जो कि बिजनेस एसेट है मेरा और उसके ऊपर मैंने आईटीसी क्लेम किया हुआ है, तो उसको अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ वो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिया जाएगा। यानी कि अगर आप कोई एसेट बिजनेस एसेट है जिस पर आपने आईटीसी ही नहीं लिया, कोई भी बिजनेस एसेट जिस पर तुमने आईटीसी नहीं लिया है, अगर उस पर आईटीसी नहीं लिया है तो फिर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो शेड्यूल वन के पैरा ए में कैप्चर नहीं होगा। इसके अलावा शेड्यूल वन का पैरा बी क्या बोलता है? जरा ध्यान से सुनना। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं रिलेटेड पर्सन को या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को, रिलेटेड पर्सन कौन है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है, मैं अभी आपको बता दूंगा, ये हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर देख लेंगे। बट रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन मैं आपको यही बता दूंगा जो कि सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 15 है उसके एक्सप्लेनेशन में दे रखी है, तो उसके अंदर मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस को हम बता सकते हैं, उसको भी मैं डिस्कस करा दूंगा। लेकिन आप फिलहाल यहाँ पे फोकस करिएगा जो पैरा नंबर बी है शेड्यूल उनका पैरा बी कहता है कि गुड्स या सर्विसेज का अगर तुमने कोई भी रिलेटेड पर्सन को या फिर मैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस सप्लाई किया है तो उसको भी हम क्या मानेंगे? विदाउट कंसिडरेशन क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल ये समझे। इसके अलावा अब पैरा नंबर सी पे जरा जाएंगे नीचे। मैं पहले आपको पैरा पढ़ा देता हूँ उसके बाद बात करते हैं। पैरा नंबर सी कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय, ये देखिए स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय, ये पी टू ए आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल टू एजेंट। यानी कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज, या फिर गुड्स या सर्विस का सप्लाई अगर एजेंट प्रिंसिपल को करता है, क्या बोल रहा है कि या तो एजेंट प्रिंसिपल को करे या फिर प्रिंसिपल एजेंट को करता है। और यहाँ पे ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है नीचे, एजेंट हु मेक्स हिज ओन इनवॉइस कवर्ड इन दिस पैरा। क्या बोला है? एजेंट हु मेक्स हिज ओन इनवॉइस कवर्ड इन दिस पैरा। स्टूडेंट्स सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन इस पर आया हुआ है और उसमें ये बोला गया है, सीधी सी चीज मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल मैं आपको छोटा लेवल पर ये चीज बता रहा हूँ, आगे डिस्कशन कर लेंगे इसका। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एजेंट को सप्लाई किया जाता है गुड्स या सर्विस बाय द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल अगर अपने एजेंट को गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है और एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस अगर इशू करके आगे फर्दर सप्लाई करता है कस्टमर को, तो उस केस में एजेंट जो अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है ना कि प्रिंसिपल के नाम पे, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। लेकिन
एजेंट अगर अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करता तो वो शेड्यूल 1 के पैरा नंबर क्लोज, पैरा का क्लोज जो सी है हमारा, पैरा सी ऑफ द शेड्यूल 1, उसमें वो कवर नहीं होगा और अकॉर्डिंगली जो जीएसटी की लायबिलिटी होगी वो प्रिंसिपल की होगी और एजेंट को यहाँ पे कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लोज समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली इस चीज को कवर होगा। और कोई भी अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। इसके बाद जो मेरा शेड्यूल बी, शेड्यूल 1 का पैरा नंबर बी है, वो क्या बोलता है, उसका एक प्रोविजो है। मैंने आपको बताया था ना भी शेड्यूल 1 का जो पैरा बी है वो ये बोलता है कि अगर तुमने सप्लाई करा है गुड्स और सर्विस का रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो उसको भी विदाउट कंसल्टेशन क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन इसका एक प्रोविजो क्या बोलता है, देखना जरा, इसका एक प्रोविजो बोलता है कि अगर गिफ्ट प्रोवाइड किया गया है बाय द गुड्स और सर्विसेज, क्या बोला है कि अगर कोई गुड्स गिफ्ट प्रोवाइड किया है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। अब गिफ्ट किसकी फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकता है या सर्विस की फॉर्म में हो सकता है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। किसको कर रहा है, एम्प्लॉय को कर रहा है। अप टू 50,000 यानी कि 50,000 रुपए तक का। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर 50,000 रुपए तक का अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज गुड्स या सर्विस की फॉर्म में, और ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर करता है, पूरे साल में पर एम्प्लॉय करता है, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि पर एम्प्लॉय है, क्या है, पर एम्प्लॉय है। मैं आपको वापस से एक मिनट रुकिए, ऊपर करके दिखाता हूँ, ये है हमारा पर एम्प्लॉय, यानी कि पर एम्प्लॉयज अगर वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर वो गुड्स या सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि गिफ्ट की फॉर्म में अगर एक गुड्स या सर्विस दे रहा है, तो उस केस में उसको कोई भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई। सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन था इस पे कि कोई भी उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन बताता हूँ कि रिलेटेड पर्सन होते कौन है। जो शेड्यूल 1 का पैरा नंबर बी कहता है रिलेटेड पर्सन वाली, तो रिलेटेड पर्सन देखो लिखा है यहाँ पे, रिलेटेड पर्सन एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, यानी कि हमारा सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट का एक्सप्लेनेशन कहता है कि रिलेटेड पर्सन कौन। तो रिलेटेड पर्सन की देखिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, वो आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ ए कंपनी, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ ए कंपनी दैट इज कॉमन डायरेक्टर, यानी कि एक ही डायरेक्टर अगर दो कंपनियों का एक ही डायरेक्टर है तो उसको रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। पर्सन लीगल रिकॉग्नाइज एज ए पार्टनर इन द बिजनेस, यानी कि जिस पर्सन को तुमने लीगली रिकॉग्नाइज किया है एज ए पार्टनर इन द बिजनेस, वो भी क्या माना जाएगा, आपका आपका रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वो भी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। पर्सन हैविंग अ कंट्रोल 25% और मोर इन अ एंटिटी, यानी कि अगर एक पर्सन का 25% से ज्यादा का या 25% तक का स्टेक है इन द इक्विटी फॉर्म में एंटिटी के अंदर, तो उसको क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। वन अनदर कंट्रोल, यानी कि अगर एक कंपनी के अंदर उसका 25% का स्टेक है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है या कंपनी उसको कंट्रोल कर रही है, तो उसका भी क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन आपस में माने जाएंगे वो। कंट्रोल बाय द थर्ड पर्सन, अब यहाँ थर्ड पर्सन कौन है कि अगर कंपनी के अंदर जो 25% स्टेक लेके बैठा है वो और वो कंपनी, अगर दोनों को कंट्रोल कोई थर्ड पर्सन कर रहा है तो वो थर्ड पर्सन भी क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। और मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली, क्या बोलते हैं इसको, मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली। फैमिली में क्या क्या इंक्लूड्स हो जाएगा, फैमिली में इंक्लूड्स हो जाएगा इंडिविजुअल, उसका स्पाउस, उसका सन या डॉटर्स या ग्रैंडफादर और मदर्स, और ब्रदर और सिस्टर्स, ब्रदर और सिस्टर। लेकिन ब्रदर और सिस्टर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फैमिली की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे और रिलेटेड पर्सन नहीं माने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको रिलेटेड पर्सन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे पैरा नंबर डी समझा देता हूँ कि क्या है शेड्यूल 1 का पैरा डी। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 कह रहा हूँ सेक्शन 7 का, जो सेक्शन 7(1)(a) था उसका क्लोज नंबर बी भी मैंने अभी आपको पढ़ाया। सेक्शन 7(1)(a) और सेक्शन 7(1)(b) में जो 7(1)(b) था मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, जो मैंने अभी आपको ये पढ़ाया था, इसको लिंक करिएगा शेड्यूल 1 के पैरा डी से। किसको लिंक करेंगे अपन, इसको लिंक करेंगे 7(1)(b) को। import of goods or services from any person, whether related person or not related person, whether business purpose or personal purpose, यानी कि 7(1)(b) को हम शेड्यूल 1 के पैरा डी से क्लोज, पैरा डी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इंटरलिंकिंग कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वो क्या कहता है, 7(1)(b) तो कहता है कि अगर तुमने गुड्स या सर्विस को इंपोर्ट किया है, गुड्स या सर्विसेज को अगर इंपोर्ट किया है, किससे किया है, वो चाहे रिलेटेड पर्सन हो, चाहे नॉट रिलेटेड पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो, चाहे वो पर्सनल पर्पस हो,
इससे कोई मैटर नहीं आएगा उसका, बस उसमें क्या देखना है आपको 7(1)(b) में कि गुड्स या सर्विस का इंपोर्ट विद कंसिडरेशन होना चाहिए। अब वो विद कंसिडरेशन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो सप्लाई माना जाएगा। अब मैं आपको देखना इसके साथ लिंक करते हैं शेड्यूल 1 के पैरा डी को, ठीक है। शेड्यूल 1 के पैरा डी को हम लिंक करेंगे तो देखो क्या बोलता है शेड्यूल 1 का पैरा डी। ये कहता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। यानी कि कोई भी गुड्स या सर्विस अगर इंपोर्ट हो रही है और वो किससे हो रही है, रिलेटेड पर्सन से हो रही है या फिर एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है जो अपना ही एस्टेब्लिशमेंट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब देखो यहाँ पे शेड्यूल 1 की एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुड्स या सर्विस का इंपोर्ट किससे हो रहा है, रिलेटेड पर्सन से हो रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है रिलेटेड पर्सन, और एस्टेब्लिशमेंट अपनी एस्टेब्लिशमेंट कोई कहाँ पे है, वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इन द कोर्स और द फर्दर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है, इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो मैं अगर आपको कंपेयर करवाऊं शेड्यूल 1 के पैरा आपका डी और 7(1)(b), जो सेक्शन 7(1)(b है, शेड्यूल 1 का पैरा डी है, इसमें क्या डिफरेंस है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि शेड्यूल 1 का जो पैरा डी है वो क्या, वो मतलब पहले सेक्शन 7(1) जो बी है हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज बी, वो तो कहता है कि अगर तुमने गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करी है विद कंसिडरेशन होना चाहिए, बस वहां पे आपको विद कंसिडरेशन देखना है, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो, चाहे वो पर्सनल पर्पस हो, चाहे वो रिलेटेड पर्सन हो या नॉट रिलेटेड पर्सन हो, डजंट मैटर। लेकिन शेड्यूल 1 के पैरा डी में क्या ध्यान रखना है आपने, गुड्स या सर्विस का इंपोर्ट हुआ हो, रिलेटेड पर्सन या अपने एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जिसे बोलते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हुआ हो, और वो बिजनेस पर्पस होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कंसिडरेशन मैटर नहीं करेगी। शेड्यूल 1 के पैराडी में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी हो, बस रिलेटेड पर्सन से होनी चाहिए, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, और वो बिजनेस पर्पस होना जरूरी है। दोनों चीजें ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है, लेकिन कंसिडरेशन मैटर नहीं करती, तो अकॉर्डिंगली उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आपका शेड्यूल 1। मैं एक एक क्लिप्स आपको देता रहूंगा डेली बेसिस पे, और उसको आप फॉलो करते रहें, आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। जीएसटी में लेने की आपको टेंशन जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे सीरियसली अपने जीएसटी सीरीज के जो रिवीजन सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू। और सेक्शन 7(1) जो सेक्शन 7(2) है, दैट इज क्लोज एक्सक्लूजन लिस्ट, अभी हमारा शेड्यूल 3 और शेड्यूल 2 रहता है। इसको मैं आपको अगली क्लिप्स में कवर करके दूंगा। यहाँ पे निगेटिव लिस्ट कवर की गई है, और सेक्शन 7 जो शेड्यूल 2 है अपना वो क्लासिफिकेशन के ऊपर है, तो उसके साथ हम सेक्शन 8 भी क्लिक करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नहीं किया है।